तो एक बार सभी को जय हिंद। हमारे साथ जुड़ गए सोलंकी जी, बागरी जी, डावर जी, कटारे जी, गांगले जी, हिमांशु वर्मा जी, कुशवाहा जी, भगत सिंह जी, प्रजापत जी, सभी को सभी के आ गए। चलो ठीक। अब पहले तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। आप में से कुछ लोगों के आंसर गलत हैं, कुछ लोगों ने करेक्ट भी दिए हैं। करेक्ट मुझे जहां तक दिख रहा है सभी आंसर में केवल एक ही आंसर मुझे दिख रहा है, वो है डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डावर जी गड़बड़ कर दिए आप, डी वाला सी वाला नहीं आएगा, डी वाला आंसर है। तो ट्राइकोम का पहले तो मतलब समझ में आना चाहिए कि ट्राइकोम है क्या। क्लियर? तो ट्राइकोम का जो मतलब होता है आपको पता है, मैंने पुराने वीडियोस अगर देखोगे तो मैंने बहुत डिटेल में समझा रखा है। शुभम प्रजापत जी आपका भी गलत हो गया, ये वाला आंसर गलत है। ट्राइकोम क्या करता है, ट्राइकोम किस काम के लिए है? तो ट्राइकोम होता है तने पर, पत्ती पर, शाखाओं पर, फलों पर जो रोएं होते हैं। क्लियर? जिनको क्या कहा जाता है? रोएं, हेयर्स। पौधे पर जो एरियल पार्ट होता है, जमीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है, उस पर जो रोए होते हैं उन रोए को कहा जाता है ट्राइकोम्स। और ट्राइकोम्स क्या करते हैं? वही कार्य करते हैं जो हमारे शरीर पर जो बाल हैं ये क्या करते हैं? तो ये नमी की हानि को रोकते हैं। मीन्स क्या आएगा आंसर? जल की हानि रोकना। क्लियर? प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर, मतलब जो पानी निकल रहा है पौधे से, वाष्पोत्सर्जन में जो पानी निकल रहा है, वाष्पोत्सर्जन करने में मदद नहीं करते, ये तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो पानी वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है उसको रोकने का कार्य करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो मैं आपको ये आंसर सभी को क्लियर हो गया? वाष्पोत्सर्जन नहीं आएगा भैया। हाँ, वाष्पोत्सर्जन में जो स्टोमेटा होता है जिसको हम बोलते हैं रंध्र, वो कार्य करता है। ट्राइकोम क्या होता है? ये तो पत्ती और तने की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले बहुकोशिकीय रोम होते हैं। और ये पानी जैसे ही स्टोमेटा से बाहर निकलता है वो रोएं गीले हो जाते हैं, और गीले होने के कारण पौधे के तने और पत्ती के चारों ओर ठंडक बना लेते हैं। ह्यूमिडिटी बोल सकते हो, आर्द्रता बना लेते हैं, जिससे पौधे की सतह है वो ठंडी रहती है और जल की जो हानि वाष्पोत्सर्जन से होना है उसको वो रोकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर आएगा डी। ये मैं पहले भी आपको करवा चुका हूं क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने घुमा के पूछा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ट्राइकोम होता क्या है। तो ये जो आप पौधे के ऊपर जो रोएं देख रहे हो, इन रोओं को कहा जाता है ट्राइकोम। क्या बोलते हैं? इन रोमों को कहा जाता है ट्राइकोम। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं बहुकोशिकीय। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? बहुकोशिकीय ये रोएं होते हैं, मीन्स मल्टी सेलुलर। और ये क्या करते हैं? तो ये देखो, पौधे से जो भी हम हमारी भाषा में अगर सीधी भाषा में, सरल भाषा में बोलूं तो पौधे से जो वाष्प के रूप में जो नमी बाहर निकल रही है, उस नमी जैसे ही बाहर निकलेगी ये रोए गीले हो जाएंगे, और गीले होने के कारण पौधे के शरीर का टेम्परेचर कम कर देंगे। इससे जो पानी की हानि होना है वो रुक जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्लियर हो गया? ध्यान रखना। हाँ, अगर आंसर होता वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं तो भी सही है। क्यों? क्योंकि जल की हानि को रोकना ही वाष्पोत्सर्जन को कम करना है, लेकिन वहां टर्म है केवल वाष्पोत्सर्जन। तो आप ध्यान रखना इस चीज को, यही कंफ्यूजन होता है। जबकि जड़ों पर जो रोए होते हैं इनको कहा जाता है मूल रोम। क्या बोलते हैं इनको? मूल रोम। और ये होते हैं एक कोशिकीय। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये अंतर है। ये जड़ों पर आपको मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? ये मृदा से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करते हैं। ध्यान रखना। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, पौधे के एरियल पार्ट मतलब जमीन के ऊपर वाला जो भाग है उस पर जो रोए होते हैं उनको कहा जाता है ट्राइकोम्स, जो कि बहुकोशिकीय होते हैं और वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं या फिर नमी की हानि को रोकते हैं। दूसरा, जड़ों पर जो पाए जाते हैं उनको मूल रोम कहा जाता है, रूट हेयर कहा जाता है, और वो एक कोशिकीय होते, यूनिसेलुलर होते हैं। और ये मृदा से पानी और खनिज लवण को आयनिक फॉर्म और साथ ही साथ घोल के रूप में
जो मिनरल या खनिज जो पौधा लेता है पानी के साथ, तो खनिज आयनिक फॉर्म में होते हैं और पानी के साथ घोल के रूप में ये मूल रोम क्या करते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बिल्कुल चलते हैं। हाँ यादव जी स्वागत है, फटाफट आंसर दो अब। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स नोन एज, पुंकेसर की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इस व्यवस्था को मतलब ये जो चित्र में आपको दिख रहा है, इस चित्र में जो पुंकेसर या स्टेमन्स हैं ये किस व्यवस्था में है आपको बताना है। आपको दिया है ये चित्र और इस चित्र में पुंकेसर की व्यवस्था कैसी है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भैया ये आप अगर बारीकी से देखो तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर जो पुंकेसर है, एक पुंकेसर आपको अलग दिख रहा है और बाकी जितने भी पुंकेसर हैं सब इधर हैं एक ग्रुप में। तो कितने ग्रुप दिख रहे हैं आपको? 2 ग्रुप। क्लियर? कितने ग्रुप हैं? ये 2 ग्रुप्स हैं। 2 ग्रुप में पुंकेसर हैं, दिख रहा है? ये देखो दिख रहा है, एक अलग है और 9 अलग हैं। तो 2 ग्रुप में हैं। जब 2 ग्रुप में होते हैं तब हम इनको क्या कहते हैं? 2 ग्रुप में। क्लियर? हाँ खुशबू जी इन्होंने भी बी बोला है। बी इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर सी। जिन्होंने भी सी वाला आंसर लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। आए ना समझ में? सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्योंकि ये जो चित्र है, आप अगर मैं इसको इधर बना के बताऊं, एक स्टेमन अलग है और 9 स्टेमन अलग एक ग्रुप में है। क्लियर? तो कितने ग्रुप बने? 2 संघ बन गए, 2 ग्रुप बन गए। 9 का अलग बन गया और आपको पता है 1 + 9। क्लियर? कौन सी फैमिली के अंदर आता है? 1 + 9, एक अलग 9 एक साथ और 9 जुड़े हुए। ये कौन सी फैमिली के अंदर आता है? तो डाइडल्फस। किस में आता है? डाइडल्फस के अंदर आता है भैया, ये ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल रितेश जी सी वाला आंसर करेक्ट है। हाँ अंशुल बालसे जी सी वाला। हाँ राजपूत जी आ गए, सी वाला आंसर। हाँ बिल्कुल। और ये प्रॉपर्टी किसकी आपने देखा होगा, आप लिखते हो A1 + 9 लिखते हो। किस में लिखते हो? तो ये हम लिखते हैं लेग्यूमिनोसी में, लिखते हैं लेग्यूमिनोसी फैमिली, जिसको हम फेबेसी भी बोलते हैं। उसके अंदर 1 + 9 व्यवस्था होती है। हाँ लेग्यूमिनोसी के उपकुल होते हैं 3। क्लियर? जो एंड्रूशियम और कोरोला के अकॉर्डिंग 3 बाटे हैं। तो उसमें जो पेपिलियोनेसी होता है, कौन सा? पेपिलियोनेसी। क्लियर? इसमें आपको ये प्रॉपर्टी या ये गुण मिलता है 1 + 9 वाला। तो बिल्कुल ध्यान रखना, आपको बिल्कुल ऐसा चित्र देके अगर पूछ ले तो घबराना नहीं है। क्लियर? अब मैं आपको यहां से 3 क्वेश्चन बताता हूं। ये तो है डाइडल्फस, द्विसंघी। हिंदी में अगर देखोगे तो द्विसंघी मतलब 2 संघों में। क्लियर? अब मैं 3 क्वेश्चन आपको बताता हूं जो आपको चित्र देख के पूछ सकते हैं। क्लियर? हाँ काजल जी सर आप इसका PDF क्यों नहीं डालते हैं? बिल्कुल आपको मिल जाएगा भैया, एक आध दिन में मैं व्यवस्था कर दूंगा, आपको मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा। थोड़ा सा व्यस्त था इसके लिए मैं आपकी व्यवस्था नहीं कर पाया। बिल्कुल आप एक दिन का समय दो, आप सबको PDF भी मिल जाएगा। चलो अब देखो, ये 3 मैंने आपको स्टेमन की व्यवस्था दी है, अरेंजमेंट, और तीनों का ध्यान रखना। तीनों का मैं बताते जाता हूं पुष्प सूत्र में कैसे लिखते हैं। तो ये जो आपको व्यवस्था दिख रही ये है मालवेसी की। किसकी है? मालवेसी फैमिली। मालवेसी में आप देखते हो ना कि सभी पुंकेसरों का जो पुतंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो मिलकर क्या बना लेता है? एक नाल बना लेता है, पुंकेसर नाल। और इस पुंकेसर नाल पर असंख्य पुंकेसर जुड़े होते हैं। तो एंड्रूशियम इन्फिनिट, ये आप सभी को पता है भैया, ये मालवेसी फैमिली की विशेषता है। आया ना समझ में? कौन सी फैमिली की? मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली बिल्कुल ध्यान रखना। मालवेसी फैमिली में कैसे पुंकेसर होते हैं? तो मालवेसी फैमिली में ये एंड्रूशियम कैसे होते हैं? एंड्रूशियम इन्फिनिट, अनंत होते हैं। और अनंत होने के साथ ही कैसे होते हैं? तो एक संघी। कैसे होता है? एक संघी, एक ही संघ के रूप में। आप इसको बोल सकते हो मोनोडल्फस।
क्या बोल सकते हो, मोनोडल्फस। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आया ना, आप कपास का फूल देखना, कपास में मिल जाएगा आपको, गुड़हल में मिल जाएगा, इनमें आपको मिल जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना मालवेंसी में इन्फिनिट अनंत पुंकेसर और एक संघी या मोनोडल्फस पुंकेसर होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का ये आंसर है। फिर ये अभी मैंने आपको पूछा, तो ये आपका जो है ये है लेग्यूमिनोसी का। क्लियर, जिसको फेबेसी भी बोलते हैं। अगर फेबेसी के नाम से आ जाए ना तो भी डरना नहीं तो आप सिर खुजालने लग जाओ और आधे बाल तोड़ के हाथ में ले आओ, ऐसा नहीं करना। क्लियर, लेग्यूमिनोसी। और अगर पेपिलियोनेसी भी आ जाए, क्लियर, पेपिलियोनेसी, तो भी डरना नहीं है, इसी में आता है तितली नुमा कुल, पेपिलियोनेसियस टाइप के कोरोला होते हैं इसमें। लेकिन जो ये होते हैं एंड्रूशियम, ये होते हैं द्विसंगी, 1+9, 2 संघ में है, ये एक ही संघ में। देखो एंड्रूशियम अनंत एक साथ, ये 1+9 द्विसंगी है। तो द्विसंगी ध्यान रखना भैया, द्विसंगी पुंकेसर। क्लियर, इंग्लिश में अगर बोलो तो डायडल्फस। क्लियर, ये ध्यान रखना। और तीसरी व्यवस्था आपको यहां दिख रही है, यहां पर अगर आप देखोगे तो इनके पुतंतु मिलकर एक अलग भाग बना लिया और इसमें अलग पुंकेसर है, एक अलग इनके पुतंतु ने मिलकर बना लिया और इस पे अलग पुंकेसर है, इस पर फिर अलग पुंकेसर है, 4 सब पे आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, ये आप अगर देखोगे तो आप सभी को पता है रूटेसी फैमिली, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सिट्रस कुल, जिसको हम बोलते हैं नींबू वर्ग। नींबू वर्ग के अंदर आपको ये जो मिलते हैं ये असंख्य मिलते हैं, लेकिन अलग अलग संघ में मिलते हैं। तो इसको हम अगर देखें तो इसको कहा जाता है पॉलीडल्फस। क्या बोलते हैं, पॉलीडल्फस या बहुसंघी पुंकेसर। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये तीनों चित्र ध्यान रखना और तीनों को बिल्कुल जो है आपको ध्यान रखना है। अगर एंड्रूशियम को देखने पे 2 जोड़े में दिखे तो डाइडल्फस, और असंख्य एक साथ ब्रैकेट में दिखे तो मोनोडल्फस। इस चीज को ध्यान रखना। और ये सब अलग अलग अगर संघ में, बहुत सारे संघ है, 2 से ज्यादा संघ हैं, तो हम इसको बोल देते हैं पॉलीडल्फस। तो ये तीनों के एग्जाम्पल, तीनों का फैमिली, ये सब आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मोरी कल्चर रिफर्ड। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टेस्ट सीरीज परचेज करना है, बार बार वो कॉल बैक करते हैं कि सर कौन सी नाम से, किस नाम से है। तो उनके लिए एक वीडियो है, लक्ष्य बैच 3 के नाम से है। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है MPPAT 2024, अब इसको परचेज करिएगा। इसमें आपको बेनिफिट क्या है, इसमें एक तो टॉपिक टेस्ट सीरीज मिलेंगे, चाहे हमारे पुराने टॉपिक टेस्ट सीरीज हो चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, और जो नए टॉपिक टेस्ट सीरीज है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, मात्र 351 रुपये में एक रिचार्ज के बराबर है। इसमें आपके लगभग 3000 से 4000 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 13 टॉपिक टेस्ट सीरीज है, साथ ही इसमें 6 FLT है, जिसमें आपके 1200 क्वेश्चन इस प्रकार से आपके कवर हो जाएंगे। टॉपिक टेस्ट सीरीज में 200 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो जो भी बच्चा अगर इस टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहता है तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, उसमें आप स्टोर में जाकर इस लक्ष्य बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 351 रुपये में। बैच का नाम ध्यान रखिएगा, लक्ष्य बैच के नाम से रहेगा। तो आप अधिक से अधिक बच्चे हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इस टेस्ट सीरीज का आनंद लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम है MCQ बेस और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाना चाहिए। जो गलतियां आप एग्जाम में करते हैं वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से यहीं पर कर लेंगे, तो ये गलतियां आप वहाँ पर नहीं करेंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो होने की पूर्ण संभावना बन जाएगी। इस टेस्ट सीरीज को जो हमारी अनुभवी फैकल्टी है उनके द्वारा तैयार किया गया है और इसमें हर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से ध्यान दिया गया है। तो आप भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाइए। हाँ, शहतूत के पौधों की खेती, कई लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं मोरी कल्चर और बोम्बेक्स मोराई, या फिर किसको, जो शहतूत का कीट होता है जिसको हम रेशम कीट बोलते हैं, उसके पालन को समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ अलग है, आपको बोला है मोरी कल्चर, तो शहतूत के पौधों की खेती। शहतूत का पौधा जो है फल उत्पादन के लिए इसकी खेती या कल्टीवेशन किया जाता है, और इसका जो फल होता है बहुत टेस्टी होता है भैया, बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ इसके फल को कहा जाता है, किस प्रकार का फल होता है ये, तो इसके फल का प्रकार याद रखना, शहतूत या मलबेरी का वो होता है सोरोसिस। क्या फल का नाम है, उस फल का प्रकार जो होता है, जैसे ड्रूप है, बेरी है, इस टाइप से इसका शहतूत का जो फल का प्रकार होता है वो होता है सोरोसिस। इस चीज को ध्यान रखना। तो ध्यान रखना भैया, अब मैं आपको बता देता हूं हल्का फुल्का, आप लोग देख लेना। तो
यहां पर अगर आप देखो तो ये है मोरी कल्चर, इसमें क्या कर रहे हैं हम, शहतूत के पौधों की फल उत्पादन के लिए खेती कर रहे हैं। दूसरा, शहतूत के पौधे पर, मलबेरी के पौधे पर अगर हम रेशम का कीट पाले तब हम इसको क्या कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे सेरी कल्चर। क्या कहेंगे, सेरी कल्चर कहेंगे, ध्यान रखना। फिर अगला चलते हैं तो ये समुद्र के अंदर भी बहुत सारे फंगस, एल्गी है, फिर सीप है, इनकी भी खेती की जाती, चाइना में बहुत मिलेगा भैया ये, क्लियर। जो सी फूड होता है, समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनको चाइना के लोग ज्यादा खाते हैं, तो सी फूड के लिए ये समुद्र में भी एक प्रकार का कल्टीवेशन करते हैं, इसको कहा जाता है मैरीन कल्चर। क्या बोलते हैं, मैरीन कल्चर, समुद्र में खेती। फिर ये जो आपको दिख रहा है इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर देखो छोटे छोटे पौधे हैं, तो आप सभी को पता है भैया, देखते ही के साथ ही समझ में आ गया, ये है टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन। तो ये अलग अलग प्रकार के ये जो होते हैं, आजकल देखा होगा आपने हॉर्टिकल्चर के अधिकतर प्लांट जो है वो टिश्यू कल्चर से ही तैयार हो रहा है अधिकतर। केले में तो बिल्कुल आजकल वो शकर्स का जमाना गया, अब केले का अधिकतर पौधा टिश्यू कल्चर से ही प्रिपेयर हो रहा है, तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, चाइना वाले सब खाते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ऑर्गेनेल्स आर रिलेटेड टू फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाश श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो प्रकाश श्वसन से रिलेटेड है? देखो यहां पर जो आपको क्वेश्चन में बोला है फोटो रेस्पायरेशन मीन्स प्रकाश श्वसन, तो प्रकाश श्वसन की जब बात करते हैं तो अगर पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अगर श्वसन करने लग जाए तब उसको कहा जाता है प्रकाश श्वसन। लेकिन आप सभी को पता है दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और रात में श्वसन करते हैं। लेकिन दिन में ही अगर पौधे सांस लेने लग जाएं, ऑक्सीजन लेने लग जाएं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह, और श्वसन या रेस्पायरेशन करने लग जाएं, तब हम इसको कहेंगे प्रकाश श्वसन। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां आंसर है डी, उपरोक्त सभी। डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राजेश जी, हाँ बिल्कुल ऑल दिया इन्होंने। हाँ, निशा सोलंकी जी इन्होंने ए बोला है, बिल्कुल। वर्मा जी डी, प्रजापति जी प्रकाश श्वसन, हाँ केवल C3 प्लांट्स में होता है, और इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। हाँ, अब मैं एक एक को बताता हूं। अगर आपको केवल प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस अगर पूछा जाता तो वो आपका आता, क्या था, क्लोरोप्लास्ट। ये इसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपको पूछते तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको सूत्रकणिका कहा जाता है, इसमें होता है श्वसन, ये श्वसन से संबंधित कोशिकांग है। और परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम के अंदर ऑलरेडी फोटो रेस्पायरेशन होता है, लेकिन अकेले परऑक्सीसोम में नहीं होता है, परऑक्सीसोम के साथ में ये तीनों जब होते हैं तब होता है प्रकाश श्वसन। तो प्रकाश श्वसन की जब बात करें तो मैंने आपको बताया इसका आंसर CPM, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक सीक्वेंस है, ये तीनों कोशिकांग में मिलाकर होता है प्रकाश श्वसन। और प्रकाश श्वसन जो होता है एक हानिकारक क्रिया है, इसमें पौधे क्या करते हैं, जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसकी हानि करते हैं, नुकसान होता है एनर्जी का। और आपने देखा होगा ये कब होता है, गर्मी के समय। अगर ठंड के ऋतु में अधिकतर जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें अगर ठंड कम हो जाए और दिन का टेम्परेचर बढ़ जाए तो पौधा प्रकाश संश्लेषण बंद करके क्या करने लग जाएगा, प्रकाश श्वसन करने लग जाएगा। ये एक हानिकारक क्रिया है, तो ये C3 प्लांट के अंदर अधिकतर होता है। और इससे आपने गेहूं में तो ज्यादा नुकसान देखा है, गेहूं के दाने बारीक पड़ जाते हैं, क्लियर, ऊर्जा की हानि होती है इसलिए। बिल्कुल करेक्ट, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये CPM। अच्छा, आप सभी को पता है ना, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट को पौधे का किचन कहा जाता है, रसोई घर। क्या बोलते हैं, रसोई घर। क्यों,
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही तो पौधा भोजन बनाता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को क्या बोला जाता है, किचन कहा जाता है पौधे का। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, ऊर्जा घर, क्योंकि यहाँ ऊर्जा मुद्रा की जो यूनिट होती है जिसको हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फिर नेक्स्ट पराक्सीसोम, तो पराक्सीसोम या हाइड्रोजन पराक्साइड प्रोड्यूस करता है। उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर तो उपरोक्त सभी आएगा, कौन सा, डी वाला, बिल्कुल करेक्ट सब लोगों का, अधिकतर लोगों का। चलो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका, हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स द पेटियोल्स एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज्ड फूड, निम्न में से किस पौधे में व्रंत या डंठल विस्तार करता है, हरा हो जाता है और भोजन को संश्लेषित करता है। फटाफट आपके आंसर दो भैया। अब मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं भैया, अपने बिस्तर की पेटी बांध के रखो, गिर मत जाना। यहां पर डी वाला जिन्होंने भी आंसर दिया है सब उड़ गए हैं, बिल्कुल आंधी आई, डी की आंधी आई और सब उड़ गए। कैसे, आप बोलोगे सर कैक्टस नहीं है, तो कैक्टस नहीं है भैया इसका आंसर। इसका आंसर जिन्होंने ए दिया है ना, ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है भैया, यहाँ बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है ना समझ में, क्यों, अभी मैं क्लियर कर दूंगा। यहाँ एक ट्रिक बताऊंगा, बस वो ट्रिक आप याद रखना। तो आप तीन टाइप के जो है मॉडिफिकेशन होते हैं जो लीफ फॉर्म में आपको दिखते हैं, बस उनको ध्यान रखना। तो यहाँ आपका जो आंसर है ऑस्ट्रेलियन एकेसिया या ऑस्ट्रेलियन बबूल जिसको कहा जाता है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि जो पेटियोल होता है, पेटियोल क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। पत्ती का जो डंठल होता है ना, ये डंठल, ये तो लीफ होती है, हाइपोपोडियम जिसको कहा जाता है, पर्णाधार, बीज लीफ पत्र कहा जाता है, और ये होता है पेटियोल, पेटियोल के नीचे हाइपोपोडियम, ये पर्णाधार होता है। तो यहाँ पर ये जो पेटियोल जिसको हम बोलते हैं पर्णव्रंत, ये है पर्णव्रंत। अगर ये पर्णव्रंत चपटा होकर पत्ती जैसा बन जाए और प्रकाश संश्लेषण करने लग जाए, तब हम ये रूपांतरण आपको मिलता है ऑस्ट्रेलियन बबूल में। यहाँ आप जो नागफनी, जो आप आंसर जो दे रहे थे, तो नागफनी में पेटियोल नहीं बदलता पत्ती जैसा, नागफनी में जो स्टेम होता है ना, स्टेम या तना जिसको बोलते हैं, वो तना चपटा होकर पट्टी जैसा बन जाता है, पत्ती जैसा। क्लियर, ये अंतर है। अब मैं आपको बताता हूं यहां कुछ चीजें, बस इनको ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। कैसे, तो पहला आपने जो नागफनी आंसर बताया, मुझे मालूम था, विश्वास था, इसलिए मैंने नागफनी का चित्र पहले ही लगा लिया है स्लाइड पे। नागफनी जिसको कैक्टस कहा जाता है, ये जो अगर तना चपटा व हरा होकर पत्ती का कार्य करे, तब हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे हिंदी में, पर्णाभ स्तंभ। क्या कहेंगे, पर्णाभ स्तंभ, इसको पर्णाभ स्तंभ कहेंगे। अगर इंग्लिश में इसको देखें तो इसको कहा जाता है फाइलोक्लेड। क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड। क्लियर, कहीं इसको फिल्लोक्लेड भी कहा जाता है, कोई इसको फाइलोक्लेड भी कहते हैं। तो जब तना चपटा हो जाए, तो ये आप देख रहे हो ना, ये पत्ती ऐसी नागफनी की रचना, ये पत्ती नहीं है, ये है तना। उसका तना चपटा हो गया है और हरा हो गया है, और हरा होकर प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रहा है। अब आप बोलोगे सर फिर इसकी पत्ती, तो पत्ती इसकी जो होती है वो कांटों में बदल जाती है। ये क्यों करता है ऐसा कैक्टस, तो भैया अगर गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो ये अपनी पत्तियां गिरा देता है, क्योंकि पत्ती पर स्टोमेटा होते हैं, अगर स्टोमेटा रहेंगे तो वाष्पोसर्जन ज्यादा होगा, तो पानी की हानि को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देगा। ना रहेगी पत्तियां, ना रहेगा स्टोमेटा, ना पानी भाप बनकर उड़ेगा, तो पत्तियों को गिरा दिया। अब प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा, तो नागफनी ने अपने आप को चपटा कर लिया तने ने, और हरा हो गया और प्रकाश संश्लेषण कर रहा है बेधड़क। पौधे का पूरा जो है क्या हो गया है, वो फूड मटेरियल जो है वो तना बना रहा है।
तो ये चीज ध्यान रखना। ये वाला जो दूसरा चीज है ये है एस्पेरेगस। क्या है? एस्पेरेगस। इसको हिंदी में बोलते हैं सतावर। क्या बोलते हैं? सतावर। इसका भी ध्यान रखना भैया। क्लियर? यहां पर जो पर्व वाला तना है ये चपटा और हरा नहीं होगा। चपटा नहीं होगा, हरा होगा। चपटा नहीं होगा, तना मोटा ही रहेगा, लेकिन मोटा तना होने के बावजूद भी ये हरा हो जाएगा और हरा होकर पत्ती का काम कर रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। तब हम इसको कहेंगे क्लेडोड। क्या कहेंगे? क्लेडोड रूपांतरण। जब तना, एक पर्व वाला तना जब उसी रूप में रहे लेकिन हरा हो जाए और प्रकाश संश्लेषण करे, तब हम इसको कहेंगे क्लेडोड। ये एस्पेरेगस या सतावर के अंदर आपको मिलता है रूपांतरण। फिर नेक्स्ट अगर देखो तो ये आपको मैंने जो बताया ना ऑस्ट्रेलियन बबूल, तो ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पत्ती नहीं है, ये उसका पर्णवृंत है, पत्ती का वृंत है, जो कि डंठल होना चाहिए, लेकिन ये चपटा हो गया और पत्ती जैसा बन गया है। अब पत्ती कहाँ है? तो पत्ती ये देखो भैया, पत्ती तो ऊपर है, ये यहाँ बैठी है पत्ती, तो इस पर लगी है पत्ती, लेकिन जो पर्णवृंत था वो चपटा और हरा हो गया है और पत्ती का कार्य करने लग गया, प्रकाश संश्लेषण करने लग गया है। तब हम इस रूपांतरण को बोलते हैं, ये किसमें होता है? ऑस्ट्रेलियन बबूल में, जो आपको क्वेश्चन पूछा था। ये आप जो होता है इसको कहा जाता है पर्णाभ व्रंत। क्या बोलते हैं? पर्णाभ व्रंत, या फिर फिल्लोड। क्या बोलते हैं? फिल्लोड। ये तीन रूपांतरण ध्यान रखना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होना। तना चपटा हरा होकर पत्ती के समान प्रकाश संश्लेषण करे तो फिल्लोक्लेड या पर्णाभ स्तंभ। अगर एक पर्व वाला तना अगर क्या कर दे, वो हरा हो जाए और प्रकाश संश्लेषण करे एस्पेरेगस में, तो उसको क्लेडोड कहेंगे। और पत्ती का जो व्रंत है, पेटियोल या डंठल है, वो अगर चपटा हो जाए और हरा होकर प्रकाश संश्लेषण करे, तब हम उसको पर्णाभ व्रंत कहेंगे, या फिर फिल्लोड। क्लियर? तो ये आपको बिल्कुल जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाना चाहिए।